हमारी समझ से प्राइवेसी हमें लगता है कि एक इंडिविजुअल राइट है। इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर किस तरीके से यूज किया जा सकता है, अगर ये यूज हो रहा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या है। पहली बार स्कैंडिनेविया में शुरू हुआ, उसके बाद अमेरिका में गया। इसको कहा जाता था सनशाइन एक्ट के नाम से। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्थान रिक्त रहा बहुत अरसे। दुर्भाग्य ये है कि जहाँ प्रधानमंत्री का नाम आता है वहाँ तो जैसे सांप सूंघ जाता है। जो आपने एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा था जिसका नाम था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी लिखी, विशेष रूप से दो चीजें, एक दूसरी चीज एक बेल का जो डिसीजन आया उमर खालिद के केस में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। मेरा इसमें मानना है कि 5 साल किसी भी प्रावधान में, मृत्यु दंड वाले में भी, इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मान लिया प्रोसिक्यूशन ने कि वो जेल में था जब ये हुआ, तो जेल में आप कितनी प्लानिंग कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच इन बेल मैटर्स। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं, तो उनके ऊपर भी एनएसए लगाकर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य वही है कि आई डिसएग्री विद यू 100%, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू डिसएग्री विद मी 100%। मैंने बहुत बड़ा एक गिरोह किया, मैंने बड़ा प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की, ये किया कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करना, मैं तो बड़ा मूर्ख आदमी हूँ। नमस्कार और वेलकम आज के ये पहले लीगल पॉडकास्ट के अंदर। और आज का ये लीगल पॉडकास्ट हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक क्रिटिकल सवाल के साथ शुरू करना चाहते हैं, और वो ये है कि क्या आज हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, जो कि क्लेम किया जा रहा है, या हम आज ऐसी डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेस में है या क्राइसिस में है। आज हमारे पास ऐसे उदाहरण है जहां पर गवर्नर्स के एक्शन और इनएक्शंस को दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां मिल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। आज हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी को प्राइवेसी का आर्गुमेंट देके ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आजकल हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है जहां पे ईडी सीबीआई के अगेंस्ट मिसयूज के एलिगेशन लग रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है जहां पर इलेक्शन कमीशन पे फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए और उनके ऊपर सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप इस सारे प्रकरण को देखेंगे तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रिज्म से नहीं देखा जा सकता, ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इशू है। और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी 4 बार सिटिंग एमपी हैं राज्यसभा, एमिनेंट जूरिस्ट, फॉर्मर चेयर ऑफ 3 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ऑन लॉ, होम अफेयर्स एंड कॉमर्स, member of Congress Working Committee, former Additional Solicitor General of India, Senior National Spokesperson Congress, and Chairman of Congress Human Rights, Law and Legal Department. So thank you Dr. Singhvi for joining us. This is our first podcast, and क्योंकि आप RTI, Human Right और Legal Department के चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के, तो पहला सवाल हमारा आरटीआई को के ऊपर ही होगा। और हमारी समझ में, हमें जितना हमने पढ़ा समझा जाना आरटीआई एक्ट को, हमें लगा कि आरटीआई एक अकाउंटेबिलिटी टूल है किसी भी सिटीजन के हाथ में, कि जिसको वो इस्तेमाल करके जानकारी लेकर सरकार से सवाल और सरकार से अकाउंटेबिलिटी पूछ सकता है। अभी हमने रिसेंटली देखा एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे में, पीएम केयर फंड को लेकर एक मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जानकारी जो सिटीजन को चाहिए उसको अपोज किया जा रहा है और प्राइवेसी का आर्गुमेंट लिया जा रहा है। तो डॉक्टर सिंघवी, हमारी समझ से प्राइवेसी, हमारी समझ में ये ऐसा हमें लगता है कि एक इंडिविजुअल राइट है। इसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर किस तरीके से यूज किया जा सकता है, अगर ये यूज हो रहा है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट क्या है। धन्यवाद कपिल, इतनी प्रशंसनीय तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक उद्घाटन वाले पहले पॉडकास्ट में, आपकी सीरीज़ में आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न को संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में डालना आवश्यक है। ये एक्ट काफ़ी अरसे पहले से, काफ़ी दशकों से कुछ देशों में था,
पहली बार स्कैंडिनेविया में शुरू हुआ, उसके बाद अमेरिका में गया। इसको कहा जाता था सनशाइन एक्ट के नाम से। रोचक बात यह है कि वाजपेयी जी की बीजेपी सरकार ने इसका एक ढांचा ज़रूर बनाया था, लेकिन जो भी कारण रहा हो, और मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता, वो उसको कार्यान्वित नहीं कर पाए, नोटिफाई नहीं कर पाए। हमने उसको ज़्यादा सुदृढ़ करके, ज़्यादा मजबूत करके उसको कार्यान्वित किया, और हमने उसमें जो भी ढांचे थे, और उस ढांचे से ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग हमने नियुक्त किए, वो सब ढांचा हमने बिठा के उसको कई वर्ष पहले, जब हमारी पहली सरकार आई थी 2004 के बाद, तब हमने कार्यान्वित किया। नंबर 2, किसी भी चीज़ को खत्म या नष्ट करने के लिए कानून इतना महत्व नहीं रखता जितना हम सोचते हैं। सिर्फ प्रावधान या लेखनी इतना महत्व नहीं रखती है। महत्व लगता है किस प्रकार से उसको आप चलाएं, कार्यान्वित करें, उसकी अस्मिता, उसके स्पिरिट को समझें। तो इस सरकार ने जो सबसे बड़ी चीज़ की है, जानबूझकर इसकी प्रभाव को कम करने के लिए, इसकी व्यापकता को कम करने के लिए सैकड़ों स्थान रिक्त रखे हैं जो नियुक्तियां होती हैं। देखिए, इस एक्ट का एक ढांचा है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काम ऊपरी वाला जो कमीशन है वो नहीं करता है, सैकड़ों कंज्यूमर सबसे नीचे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रदेश लेवल पे। उसी प्रकार से यहाँ जो निचले हैं लेके ऊपर तक, स्थान के ऊपर स्थान रिक्त रहे, नंबर 1, और 1 साल नहीं, 10, मतलब कई सालों के लिए इस सरकार के अंतर्गत पिछले 10 सालों में। दूसरा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का स्थान रिक्त रहा बहुत अरसे तक। तीसरा, हमेशा से ये एक अप्रोच रहा है कि किस प्रकार से क्यों नहीं दिया जाए, बनिस्बत इसके कि क्यों दे सकते हैं, सिवाय कुछ अपवाद के। कुछ अपवाद हैं इसमें, बहुत सीमित अपवाद हैं। आपने एक उदाहरण दिया अभी। दुर्भाग्य ये है कि जहां प्रधानमंत्री का नाम आता है वहां तो जैसे सांप सूंघ जाता है। इसके बहुत पहले हमने उनकी डिग्री के बारे में केजरीवाल की तरफ से मैं पेश हुआ था। अब उन्होंने गलत मांगा हो, सही मांगा हो, लेकिन डिग्री हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री की मांगनी किस प्रकार से एक सीक्रेट हो सकता है, एक गुमनामी, गोपनीय चीज़ हो सकती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। उस मामले में इस ज़बरदस्त ऊर्जा से अपील करती है गुजरात यूनिवर्सिटी, न कि प्रधानमंत्री, कि हम नहीं दे सकते। और आपको सुनने में आता है कि ये डिग्री तो ऑलरेडी है वेबसाइट पे, आप जाके ढूंढिए, किसी ने देखी नहीं आज तक ये डिग्री। उसका दूसरा उदाहरण पीएम केयर्स फंड में, इसमें भी अगर कोई प्रश्न पूछते लगता है कि सांप सूंघ लिया है। चौथा, इस पूरी प्रक्रिया में नियुक्तियां अगर ऐसे लोगों की होंगी जो एक रूढ़िग्रस्त पुराने ख्यालों के उनको अल्ट्रा कंजर्वेटिव कह लीजिए, या ज़्यादा रुझान वाले जो सरकार के हों, तो वो आपको कभी देंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो एक प्रावधान तो है, उस हर चीज़ में आप बोल दीजिए कि साहब ये अपवाद है, इस अपवाद में आता है। उसके बाद ठीक है, आपके पास हक है, आप पहले अपील में जाइए, दूसरी अपील में जाइए, उसके बाद रिट में जाइए। तब तक तो जो इसकी सबसे बड़ी महत्व होता है टाइमली, समय पर मिलना सूचना। आपको 2 साल बाद सूचना मिलेगी, तब तक वो मामला खत्म हो जाता है। तो हर रूप से मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है, इसलिए नहीं कि मैं भी आरटीआई देखता हूँ इस अध्यक्ष के रूप से, बट देश के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली, पैना तीखा औजार था। गणतंत्र के लिए औजार है ये, क्योंकि पारदर्शिता, जिसको अंग्रेजी में कहा गया था, उस जमाने में बना था पहली बार, डिसइंफेक्टेंट ऑफ सनलाइट। कीड़े जो होते हैं भ्रष्टाचार की कीड़े जो होते हैं गलत शासन के, कुशासन के, कीड़े जो होते हैं गलत काम के, उसका डिसइंफेक्टेंट बना लिया है ये एक्ट। तो आपने उसको कमज़ोर किया है नियुक्तियां गलत करके, नियुक्तियां में रिक्त स्थान रख के, और उसके स्कोप को इंटरप्रिटेशन में ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिससे ये संकीर्णता की चरम सीमा पे पहुंच जाए। डॉक्टर सिंह जी, एक सिंगल जज की ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट है जिसमें एक ये प्राइवेसी का आर्गुमेंट पीएम केयर फंड के लिए कुछ हद तक मान लिया गया है, और वो भी अभी चैलेंज में है, मामला सब्जुडाइज है। मान लीजिए कि अगर ये अपहेल्ड हो जाता है, प्रिवेसी आर्गुमेंट की, हाँ, किसी सरकारी संस्थान जो सरकारी काम कर रही है कि उसके पास राइट है किसी इंफॉर्मेशन को रोकने का, तो इसका आप इम्पैक्ट किस तरीके से देखते हैं? ये गलत, इसका पूरा सिद्धांत ही गलत है।
देखिए, जब ये कानून का जो हर कानून का एक सिद्धांत होता है, एक नीचे की अस्मिता होती है। आरटीआई किसी भी देश में एक ऐसा कानून है जो प्रिवेसी का अपवाद है। प्रिवेसी लागू नहीं होती आरटीआई में। प्रिवेसी का मतलब क्या है? निजी हक। आरटीआई का मतलब है कि जो चीजें या तो जनता जनार्दन के डोमेन में हैं और या कोई अपने निजी रूप से छुपा रहा है लेकिन उनको होना चाहिए जनता जनार्दन के डोमेन में, उसी को आरटीआई कहा जाता है। तो आरटीआई और निजता दोनों साथ कभी चली नहीं सकती। पूरा जो कानून है, पूरा स्टैच्यूट ही उस प्रिवेसी का अपवाद है। आप समझिए, जो हमारा जो आया था इतना लंबा चौड़ा 9 जजेस का जजमेंट, उसमें कहीं ये लिखा है कि प्रिवेसी का हक जो हम संविधान को ट्रेस करते हैं वो इतना बड़ा है कि हम आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर आरटीआई एक्ट पे पूछूं कि भाई आप किसके साथ रह रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं, क्या आपकी 2 बीवियां हैं, आपने शादी क्यों नहीं की, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मतलब इस प्रकार के आप कई बेहुदा प्रश्न सोच सकते हैं, तो निश्चित रूप से कोई आरटीआई थोड़ी आपको उत्तर देगा। लेकिन आरटीआई में अगर आप पूछते हो कि भाई इस व्यक्ति ने इस पीएम केयर फंड में, और देखिए पीएम केयर फंड किसी सिंघवी का फंड नहीं है, मोदी का फंड नहीं है, अमित शाह का फंड नहीं है, ये फंड है एक ओहदे का जो हमारे देश का उत्तीर्ण कार्यवाहिक ओहदा है जी। कल आप प्रधानमंत्री है, कल परसों ये प्रधानमंत्री के ओहदे के साथ चलता ही है, तो उसमें तो निजता हो ही नहीं सकती। हम किसी भी प्रधानमंत्री की निजता का प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये बेहुदा अप्रोच कैसे हो सकता है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर सिंघवी। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट इस डिस्कशन का है, हम बात करना चाहते हैं रोल ऑफ गवर्नेंस की हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन जब वो बना रहे थे, जब वो सोच रहे थे इस ढांचे के बारे में, तब गवर्नर का क्या रोल एनविसाज था उस टाइम पर, और आज किस तरीके से वो रोल दूसरे तरीके से प्ले आउट हो रहा है। ये पिछले आपके प्रश्न से भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भ है। पिछला तो था ही, लेकिन आज इस मुद्दे पे तो बहुत ही, इस पे थोड़ा लंबा होगा आंसर, क्योंकि आपको पीछे हटके इसका व्यापकता देखनी पड़ेगी। इसमें बिंदु नंबर 1, और मैंने इसमें सभी जितने भी केसेस या जितने भी काम हुए, ज़्यादातर मैं पेश हुआ हूँ, तो मैं बिना ज़्यादा रिसर्च के आपको उत्तर दे सकता हूँ। जब बाबा साहब ने इसमें शुरुआत की थी डिबेट की, तो कई ऐसे पैसेजेस हैं जहाँ उन्होंने कई चीज़ें कही हैं, लेकिन 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं। एक तो कहा है कि हम इसको ऑर्नामेंटल मानते हैं इस पोजीशन को। दूसरा कहा है कि बहुत प्रस्ताव आए हमारे पास, बाबा साहब ने कहा है कि इसको एक चुनावित पद करिए। जैसे आप चुनावित होते हैं एमएलए, आप चुनावित होते हैं मुख्यमंत्री, गवर्नर भी चुनावित होना चाहिए। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि गवर्नर, राज्यपाल कभी भी चुनावित नहीं हो सकता, वो नामांकित होगा। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। ये हमारी स्पिरिट था जी। 2 तलवार कौन सी है, म्यान कौन सी है? म्यान है प्रदेश सरकार। आप एक उस प्रदेश सरकार में 2 मुख्यमंत्री नहीं कर सकते जी, या ये नहीं कर सकते चुनावित और आप एक सुपर मुख्यमंत्री हैं जी। तो ये हमारे डिबेट्स में 75 साल पहले डिस्कस हो गया है, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं जी। हम सब भूल गए इसको। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, और ये भी कहा उन्होंने हैं कि वो इतना कम अधिकार क्षेत्र का व्यक्ति होगा कि मुझे भय है, अम्बेडकर साहब ने कहा, बाबा साहब ने, कि कई लोग इसमें आगे नहीं आएंगे राज्यपाल बनने के लिए। ये हमारे डिबेट पे लिखा है जी। दूसरा बिंदु, 75 साल में बहुत सारी गैर कांग्रेस सरकारें हुई हैं, जनता दल भी हुई है, बीजेपी भी हुई है, एक बार नहीं कई बार हुई है। ये नहीं समझना चाहिए कि सरकारें एक ही रंग की रही हैं। ये बताइए कि 2014 के बाद जो आप हर प्रदेश में राज्यपाल का रुख देख रहे हैं, कभी 75 साल में क्यों नहीं हुआ? एक बार बता दीजिए मेरे को जी। क्यों? आप रूल नहीं लिख सकते, मैं नहीं लिख सकता कि कपिल मदान राज्यपाल होगा तो वो कैसे जाके उठ के बाहर घूमेगा, किससे बात करेगा, हर चीज़ लिखी नहीं जाती। वो कपिल मदान का विवेक होना पड़ता है कि कैसे उसको एक व्यवहार करना है अपने पद की गरिमा के अनुसार। तो 75 साल में कोई भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, तो आज क्यों हो रहा है? नंबर 3, ये बीमारी तमिलनाडु में, वो सब केसेस मैंने किए हैं,
उसको छोड़िए, आप राज्यपाल के 1.5 2 साल तक किसी चीज में अपनी अनुमति नहीं देना बिल पे। 2 महीने समझ में आता है, 2 साल तक नहीं देना जी। राज्यपाल का ये रुख आपने तमिलनाडु में कभी देखा है? मैं तमिलनाडु में किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं संवैधानिक विकृति की, कि आप जाओगे 3 साल तक अपना वो भाषण 3 वाक्य पढ़ के निकल जाओगे। अच्छा ये बताइए आप मेरे को कि कहाँ लिखा है 75 साल में कभी ऐसा हुआ है कि प्रदेश सरकार सिर्फ वो वक्तव्य लिखेगी राज्यपाल के भाषण में जो सिर्फ प्रशंसनीय होगा केंद्र सरकार का? जी। हजारों सरकारों ने, कांग्रेस के राज्यपालों ने निंदा की है केंद्र सरकार की, जब केंद्र सरकार किसी और सरकार की है। जी जी। लेकिन ये कहना कि भाई कपिल मलान लिखेगा उस भाषण को और जो उसका मुख्यमंत्री अभिषेक सिंघवी नहीं लिख सकता, ये तो विकृति है, बहुत गलत विकृति। 5वां बिंदु, ये बीमारी फैलती जा रही है और ये बीमारी हमेशा वहां है जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का राजनीतिक रंग भिन्न है। एक प्रदेश बताइए जहां रंग एक है और वहां ऐसी चीज हो रही है। विलंब करना सिग्नेचर में, भाषण नहीं देना। मेरा कोई भी प्रस्ताव है, अगर मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव से इस प्रदेश में बहुत ज्यादा जनता जनार्दन का जनित होगा, तो उसको विलंब करना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसका श्रेय कपिल मदान कैसे ले सकता है? वो तो मुख्यमंत्री को मिल जाएगा श्रेय, इसको विलंब करो। तो ये जो सुपारी मिलने लगी है, सुपारी एजेंसी नहीं थी हमारी राज्यपाल की पोस्ट। और देखिए सरकारें आती जाती है, कल केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आप सुपारी एजेंट बना के किसी को भेजते हो तो उसमें आप खत्म कर रहे हो इस संस्था को। इसलिए इसके बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, लेकिन अंतिम वाक्य उस पर यह होता है कि हर पद में पद या संविधान के रूल्स नियम ये निश्चित नहीं करते हैं कि वो कैसे, उस आदमी की विवेक और गरिमा जो उस पद को पे बैठता है। हमारे पास गवर्नर बहुत हुए हैं जो ऐसी बेहूदी हरकतें नहीं कर रहे कभी भी, बीजेपी के भी हुए हैं, मैं उनको मैं नाम नहीं ले सकता आपके प्रोग्राम में, बहुत अच्छे हुए हैं, ये नहीं कि बीजेपी के खराब होते हैं, कांग्रेस के हुए हैं, लेकिन ये तो उस आदमी की विवेक और गरिमा है कि जो आपको बोल दिया केंद्र सरकार वो कर लोगे आप। जी जी जी। सो डॉक्टर सिंघवी, मेरा एक फॉलो अप सवाल है इसी पे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली कि ऐसे केसेस हुए हैं, इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे हैं, जो उनको जो भी 1 साल से हो रहे हैं तमिलनाडु में। हाँ, मैं उसी अब पे उसकी बीमारी और प्रदेश में बढ़ रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी के, जो आपने एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा था जिसका नाम था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, वहां पर एक जस्टिस पारदीवाला साहब ने एक डिसीजन दिया था जहां पर उन्होंने ये बात बोली थी कि गवर्नर का इनएक्शन प्रोलॉन्ग, अनएक्सप्लेन्ड और अगर इनडेफिनेट हो तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है और मैंडेमस हो सकता है। बहुत हमें लगता है कि वो बहुत एक हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गवर्नर का रोल जो ओरिजिनली एनविसाज था और कैसे गवर्नर का रोल आज प्ले आउट हो रहा है, इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए, डील करने के लिए वो बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन हमने देखा उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, सुझावी उसके बाद एक सुझावी ओपिनियन ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिससे टेक्निकली वो जजमेंट हमारी समझ में शायद बड़ा स्पष्टवादी हूँ मामलों में। आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कपिल, लेकिन सब में व्यापक मुद्दे हैं तो 2-3 मिनट लगेंगे बोलने में। मैंने जिंदगी भर बिताया इस पेशे में, इसलिए मेरे को बहुत आदर सम्मान है इस संस्था के प्रति और इनके हर मेंबरान, इनके हर न्यायाधीश के प्रति, और कोई भी कभी नहीं कह सकता कि मेरे आदर सत्कार और मेरे सम्मान में कभी भी कमी है। लेकिन हमारा अधिकार क्षेत्र है, हक है, वकील को छोड़िए, राजनीतिक को छोड़िए, एमपी को छोड़िए, नागरिक के रूप में, कि निर्णय के बाद उसकी सकारात्मक निंदा की जा सकती है। तो उस पृष्ठभूमि के बाद मैं ये कहूँगा कि मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पार्दीवाला साहब का जो निर्णय था, जिसमें मैंने ही लीड काउंसिल करी हुई, इसलिए नहीं कि मैं था, आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, सही था, बहुत व्यापक था और उसका उद्देश्य, उसका स्पिरिट समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी, विशेष रूप से 2 चीज़ें, एक समय सीमा बांधी और कहा कि अगर समय सीमा नहीं होती दूसरी चीज़ डीम्ड होगा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? पार्दीवाला साहब ने ये सही समझा कि हम लोग बैठ के सेमिनार, लेक्चर क्लासरूम में देते रहते हैं कि गवर्नर को, राज्यपाल को बहुत गरिमा दिखानी चाहिए, राज्यपाल को निकट समय सीमा में
कम समय में करना चाहिए। ये हम लेक्चर कितने वर्षों से दे रहे हैं? इस सरकार में 10 साल से दे रहे हैं। लेकिन आपके एक उपदेशवादी वाक्यों से कोई बदलने वाला है कुछ? जमीनी सच और उपदेशवादी वाक्य अलग, दो आसमान और जमीन वाली बात होती है। तो उन्होंने उस जमीनी सच और आसमानी उपदेशवाद को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बनाया। आप 1 महीना लीजिए, आप 3 महीना लीजिए, और 3 महीने में आपको एक हक है वापस भेजने का जी, और उसके बाद एक हक है कि आप चाहें तो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं जी, अगर आप तीनों चीजें नहीं करते हैं जी, तो त्रिशंकु की तरह किसी को बीच में लटका के कैसे रख सकते हैं? जी, इसलिए वो 3 महीने बाद उपदेश नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि वो डीम्ड यानी काल्पनिक रूप से अनुमति मिल गई है। मान्यता। ये सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, कार्य शैली जो जमीनी सच है उसके रूप से सही निर्णय था। दूसरा गलती है कि इसको सुझावी मत, जिसको हम 144 में एडवाइजरी ओपिनियन कहते हैं, उसके आधार पर बदलने की प्रक्रिया ही बिना अधिकार क्षेत्र के है। जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में कोई इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होती। बड़ी सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है, सुप्रीम कोर्ट इज राइट बिकॉज इट इज फाइनल, इट इज नॉट फाइनल बिकॉज इट इज राइट। जी, तो जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया, उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं है सिवाय 2, रिव्यू और क्यूरेटिव, जो नहीं हुई इस केस में। आपने एक तीसरे तरीके से उसको ओवररूल करने की प्रयत्न किया, तो अधिकार क्षेत्र उस सुझावी मत का ही गलत है। हमने बहस की लेकिन हम उस पर सफल नहीं हुए। तीसरा, ये मैं एक साइड में बोल रहा हूँ बात, इस आपके प्रश्न से संबंधित नहीं है, कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1 वर्ष में कम से कम 6, 7, 8 ऐसे मुख्य निर्णय हैं जहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय के अंदर जहाँ कोई अपील नहीं हो सकती, आपकी खंडपीठ से मेरी खंडपीठ पे अपील हो रही है और मैं अपनी खंडपीठ में आपके खंडपीठ को रिवर्स कर रहा हूँ। ये बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि जो संस्थापिक गरिमा और जो मजबूती है उच्चतम न्यायालय की, वो इससे क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन वापस गवर्नर पे आते हुए, अब आपने कहा है कि समय सीमा नहीं है। आपने वो सभी उपदेश जो पार्टीवाला साहब ने दिए वो दोहराए, लेकिन बाद में आपने उसका कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया है कि उसको कार्यान्वित कैसे करोगे। आपने वही चीजें कही हैं जी, लेकिन पार्टीवाला साहब के निर्णय में कहा गया था कि कैसे कार्यान्वित किया जाए। आज वही उपदेश के बाद वही हो रहा है। अब ये बताइए मेरे को कि भविष्य में कोई गवर्नर किसी न किसी बहाने पे 6 महीने निकाल देता है। जी, मैं एक बिल पास करना चाहता हूँ एक नई कृषि की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप उसको 6 महीने डिले कर दो, उसके बाद उसके आधे से ज़्यादा तो संदर्भ और उसकी मौलिकता खत्म हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा हो आपके निर्णय लिखने का एडवाइजरी ओपिनियन में? और ये कह रहे हैं इसमें कि इस एडवाइजरी ओपिनियन से जो निर्णय आ गया वो बदलेगा नहीं, लेकिन भविष्य में जो भी बिल आएगा वो एडवाइजरी ओपिनियन से चलेगा। तो ये गलत है, उसको गलत कहना आवश्यक है। जी, जी। डॉक्टर सिंह, काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे लॉयर्स भी हैं। तो मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में उनकी जानकारी के लिए आपसे एक और फॉलोअप सवाल पूछना चाहूँगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, जजमेंट होती है, वो आर्टिकल 141 के हिसाब से बाइंडिंग होती है। तो अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस पारदीवाला साहब का, और एक हमारे पास एडवाइजरी ओपिनियन है। तो अगर आप इसको टेस्ट करेंगे, इसकी लीगैलिटी 141 के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इसका इंटरप्ले किस तरीके से होगा, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स ये को बताइए। तकनीकी प्रश्न है। मैं ज़्यादा आपको कानून से बोर नहीं करना चाहता, कि दर्शक भी चाहते हैं कि सरलता से एक बात हो। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है, यही तो मतलब है कि मैंने जो शुरुआत में बहस की थी, ये जो आप जो सुझावी मत वाला केस कर रहे हैं वो भी मैंने ही ओपन किया था। तो पहला मेरा जो प्राथमिक शुरुआत की बहस थी कि इस मामले में सुझावी मत वाली याचिका को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए था, उससे मेरे को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जैसे ही आप उसको एंटरटेन करते हैं तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जो पुराना निर्णय है पार्टीवाला साहब वाली खंडपीठ का, वो इतना प्रतिशत सही है और इतना प्रतिशत गलत है। जी, जी। या आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से सही है। 2 ही चीज़ कर सकते हैं ना, तीसरी चीज़ नहीं कर सकते। जैसे ही आप वो करते हैं तो आप उसको इंट्रा कोर्ट अपील बना देते हैं। आप अगर ये भी कहते हैं कि सही है तो भी आप इंट्रा कोर्ट अपील बना रहे हैं। अब आपने उसके बहुत बड़े हिस्सों को कहा गलत है, उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव क्या होगा?
आज सच्चाई ये है, उसमें ये कहा है कि वो निर्णय स्टैंड करता है, हम तो सिर्फ अपना सुझाव दे रहे हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत तो स्वभाव बाध्य होता है। और ये बात जरूर है कि जो बिल पारित हो गए तमिलनाडु में हमारे पार्टीवाला खंडपीठ वाले निर्णय के अंतर्गत, वो तो कायम रहेंगे। लेकिन आज तमिलनाडु में भी अगर माननीय गवर्नर जिन्होंने 3 वर्षों से अपनी भाषण नहीं दिया है, कल किसी बिल को 6 महीने 8 महीने और रोक लेते हैं, तो बाध्य होगा सुझावी मत वाला, न कि ये वाला। वो 5 जज का है, ये 2 जज का है। तो गलती यहाँ ये है कि आपको शुरुआत ऐसे रास्ते की नहीं करनी चाहिए जहाँ पर जो रास्ते का अंत है वो गलत होगा या संवैधानिक होगा। डॉक्टर सिंघवी, आपने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर कोई भी कोर्ट का निर्णय है, एक प्रक्रिया के तहत ही आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का प्रावधान है, रिव्यू के बाद एक क्यूरेटिव जुरिडिक्शन है। इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि जो एक लिटिगेंट थे, जो कि गवर्नर साहब थे दूसरी तरफ, उन्होंने रिव्यू रूट नहीं लिया, उन्होंने रिव्यू रूट नहीं लिया, क्यूरेटिव नहीं हुआ, और रादर एक जो एडवाइजरी ओपिनियन ली गई वो ली गई प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा। तो क्या ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली जो ये डिसीजन आया, ये था तो एक लिटिगेंट जो कि गवर्नर साहब थे उनके अगेंस्ट, लेकिन ये सेंट्रल इससे डीपली निश्चित रूप से इम्पैक्ट क्या था? बिल्कुल साफ बोलिए ना कि हो क्यों रहा है। पहले आज जब मैं सुपारी एजेंट्स का नाम ले रहा हूँ, आज जो ये हरकतें हो रही हैं, जो एक मैं आयाम बोलना भूल गया, इसका सबसे बड़ा आयाम है संघीय ढांचा। जी, आपको रोचक लगेगा आपके दर्शकों को सुनकर कि फेडरलिज्म, जिसको संघीय ढांचा कहते हैं, हमारे सबसे विश्व के लंबे संविधानों में गिना जाता है हमारा संविधान। जी, उसमें एक शब्द नहीं है, कहीं नहीं है, प्रियम्बल में भी नहीं है वर्ड फेडरल। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको वर्ड फेडरल मिल जाएगा। वो फेडरल ये वर्ड नहीं है, वो है फेडरल कोर्ट के, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का एंसेस्टर हुआ करता था। जी, उसके बावजूद, प्रियम्बल में न होने के बावजूद, संविधान के शब्दों में नहीं होने के बावजूद, फेडरलिज्म को हमारे देश में माना गया है मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग। बोम्मई के पहले केशवानंद भारती में, उसके बाद बोम्मई में केशवानंद 13 जजेस हैं, बोम्मई 9 जजेस था। यानी जो चीज लिखी नहीं है वो संघीय ढांचा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग है, मूल ढांचे का। अब संविधान के मूल ढांचे का अंग होने का मतलब होता है कि संविधान संशोधन द्वारा भी इसको आप भी बदल सकते जी। लेकिन आज प्रैक्टिकल जमीनी सच क्या है? ये गवर्नेंस की आप हरकतें देख रहे हैं, तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल से लेके पंजाब से लेके, और क्या ये संघीय ढांचा के अस्मिता को समझ रहा है? अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सही कहा कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अच्छे शब्द हैं, ये है सेंट्रलिस्ट कोएर्जन। तो इसका आदेश कहां से आता है? इसकी हिम्मत कहां से आती है? इसका सूत्र, पावर का, सत्ता का अधिकार क्षेत्र कहां से आता है? केंद्र से आता है। जी, राज्यपाल रिपोर्ट करता है होम मिनिस्टर को। जी, तो ये तो बड़ी सच्ची बात है। जी, लोगों ने 75 साल में एक हिचक दिखाई, एक अनुशासन दिखाया अपनी सीमाओं में रहने से। जब तक आप सीमाओं में रहेंगे कोई संविधान नहीं काम कर सकता। जी, बाबा साहब ने कहा था, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड और बैड, इट इज मैन और वुमन हु ऑपरेट्स इट हु इज वाइल्ड। ये उनके शब्द हैं। जी। थैंक यू डॉक्टर सिंघवी। तो अब हम अपने एक अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये अगला सेगमेंट है हमारा जहाँ पर हम बहुत अपने आसपास देखते हैं कि एजेंसीज पे मिसयूज़ के एलिगेशन लगते हैं। और पहला इस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा नेशनल हेराल्ड केस की। काफ़ी सारे दर्शकों ने, काफ़ी सारे जो लीगल प्रोफेशनल्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को हेडलाइंस की तरह और हेडलाइंस के रूप में देखा है। तो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि क्या ये इसके अंदर है, क्या ये पॉलिटिकल है, ये क्रिमिनल है, सिविल है? आपके 2 तरफ के प्रश्न हैं। एक तो है व्यापक वाला प्रश्न कि एजेंसियों का दुरुपयोग, जी, और एक है फोकस्ड प्रश्न, संकीर्ण प्रश्न नेशनल हेल्थ के बारे में। तो मैं पहले दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ। देखिए, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, मेरा इसमें सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा है कि मैं थ्रू आउट इसको मैं ही पेश हुआ हूँ।
तो मैंने कहा, शुरुआत की थी मैंने कई साल पहले ये कह के कि बड़ा मजाकिया केस है जी जो पहली बार 1 रुपये के बिना स्थानांतरण हुए, जी 1 रुपया यहाँ से यहाँ 1 इंच नहीं चला है, जी बिना किसी अचल या रुपये वाली संपत्ति, 2 तरह की संपत्तियां होती है, मूवेबल या इमूवेबल, जी एक ट्रांसफर हुए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग का पहला कंडीशन होता है सेक्शन 3 में कि कोई ना कोई स्थानांतरण होना पड़ता है। जी देखिए, अगर मैं आपकी खून कर दूं और उस खून के अंदर आपके नीचे रुपया पड़ा है, उसको जी। चुरा लूं, जी दोनों चीजों में मैं 302 में और थेफ्ट में पकड़ा जाऊंगा। जी लेकिन जब तक मैं उस रुपये का इस्तेमाल करके उसका प्रादुर्भाव नहीं करूं एक बड़ी इमारत में, जी या उसका प्रादुर्भाव नहीं करूं किसी एक नई चीज में, जी तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है। जी जी अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं थोड़ा टेक्निकल हुआ लेकिन जरूरी है समझना आपके दर्शकों को। ये है एजेएल। एजेएल कोई 75-80 साल पुरानी कंपनी है। जी ऐसी कंपनियां जो होती है जो आदर्शवाद पे चलती हैं, कांग्रेस के आदर्शों पे, और प्रकाशित कर रही है नेशनल हेराल्ड करीब करीब 100 वर्ष या 90 वर्षों से। जी ये कंपनियां आमतौर पे फेल होती हैं क्योंकि ये आदर्शवाद पे चलती हैं, कमर्शियल तो चलती नहीं है व्यवसायिक रूप से। जी तो इसका होते होते 90 साल के ऊपर, कभी कांग्रेस ने इसको 10 लाख लोन दिया, कभी इसको 2 लाख दिया, ऐसे करके बहुत सारे लाख करोड़ का इस पे ऋण हो गया। जी ऋण इसलिए हो गया कि ये लोन्स पे चलती थी। जी इसको ऋण मुक्त करने के लिए, जो हजारों सैकड़ों कंपनियां भारत में करती हैं, इसके ऋण को इक्विटी में कन्वर्ट करने का एक प्लान बनाया गया। जी अब इक्विटी में क्या कन्वर्ट हुआ, इसकी पूरे ऋण को असाइन एक नई कंपनी को, उसका नाम है यंग इंडिया, जी और यंग इंडिया को इसके शेयर्स दे दिए गए क्योंकि ऋण तो दे नहीं सकती वो, तो उसको कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी मींस आई बाय शेयर्स इन योर कंपनी इन प्लेस ऑफ द डेट, दैट्स ऑल। जी तो 99% शेयर होल्डर यंग एजेएल की यंग इंडिया बन गई। जी अब आप आइए मनी लॉन्ड्रिंग पे। जी मैंने बहुत बड़ा एक गिरोह किया, मैंने बड़ा प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की, ये किया कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करना, मैं तो बड़ा मूर्ख आदमी होऊंगा। इतने मूर्ख तो नहीं कह सकते आप कि हमने सबने मिलजुल कर एक यंग इंडिया कंपनी बनाई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। जो कंपनी सेक्शन 8 या सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता है, उस कंपनी की विशेष एक प्रावधान बनाया गया है कंपनीज एक्ट में कई दशकों से। वो अब 2013 वाले एक्ट में बदल गया नंबर, नहीं तो वही पहले भी था। उसमें कंपनी का सिर्फ एक ही तरीका होता है रुपया देने का, डिविडेंड देती है। आप भी कंपनी के किसी शेयर होल्डर होंगे तो आपको डिविडेंड मिलता है, और क्या मिलता है? जी आप जाके उसकी टेबल चेयर तो उठा नहीं सकते, जी सिर्फ आपको डिविडेंड मिलता है, आप उसकी मालिकाना हक नहीं रखते। सपोज एक कंपनी के पास एक घर है, जी तो वो घर अब कपिल मदान का नहीं रहता, कपिल मदान शेयर होल्डर है, जी कपिल मदान को डिविडेंड मिलता है। जी इस कंपनी में डिविडेंड नहीं दे सकती कंपनी कपिल मदान को। जी तो कपिल मदान बड़ा मूर्ख है अगर इससे मनी लॉन्ड्रिंग की इस कंपनी को बनाने की आवश्यकता क्या थी? जी कोई भी कंपनी बना लेता वो। जी दूसरा, कपिल मदान को सैलरी नहीं दे सकता, जी गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलता कपिल मदान को। जी वो 4 डायरेक्टर बैठे हैं इस केस में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाकी खरगे जी वगैरह वगैरह। जी 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 फर्नांडिस साहब की डेथ हो गई, मोतीलाल साहब की डेथ, वो भी डायरेक्टर्स थे। जी इनको क्या मिला? और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाई जो शेयर्स होल्ड करती है एजेएल की। अच्छा, एजेएल की 90 वर्ष से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है भारतवर्ष में, जी विभिन्न, वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है। अगर ये घर मेरा वाला जहाँ बैठे हैं और 5 और घर एजेएल का मालिकाना हक है, वो वैसी की वैसी है। जी एजेएल की ओनरशिप उस यंग इंडिया में है जो खुद कुछ नहीं दे सकती। जी और ये 1955 से निर्णय एक है बड़ा फेमस उच्चतम न्यायालय का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर केस, एक है बड़ा फेमस। जी और उसके बाद वोडाफोन में मैं भी पेश हुआ तो वही बात मानी गई जी कि अगर कंपनी ए के पास बहुत सारी अचल संपत्ति है और कंपनी ए के 100% शेयर्स कंपनी बी में है, तो भी कंपनी बी उन घरों और अचल संपत्तियों की मालिक नहीं बनती है, जी 100% भी हो तो भी। जी और यहाँ तो जो डायरेक्टर्स बने हैं उनको क्या ले सकते हैं? वो क्या उठा के चले जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग में जो उनका ऑफिस है? जी उसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का समझ नहीं आया मेरे को आज तक। तो मैंने कहा कोर्ट में, मैंने कहा कि ये तो एक अजीबोगरीब मनी लॉन्ड्रिंग है, ना तो रुपया है, ना लॉन्ड्रिंग है, ना स्थानांतरण है, ना मूवमेंट है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। जी और अभी जो हमने उस केस में अधिकार क्षेत्र पे, जुरिस्डिक्शन पे, कांग्रेस इसमें एक और मजाकिया बात है, इसमें जो है, अब थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको बताना, इसमें कोई ईडी की ईसीआर नहीं थी। जी ये केस 2014 में ये चीख रहे थे ऊपर से जोर जोर से माननीय स्वामी साहब कि साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग है।
तो 14 से 22 तक ईडी ने उनकी लिखित कंप्लेंट्स लेके फाइल पे लिखा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। जी जी इन्होंने खुद जाके प्राइवेट कंप्लेंट की, वहां में पेश हुआ था। जी जी उस कंप्लेंट चल रही कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है, जी वो कंप्लेंट उन्होंने खुद, स्वामी ने जाके हाईकोर्ट में अपनी खुद की कंप्लेंट स्टे करवा दी। जी अब ये नोट करिए आप, 14 से 22 यानी 8 साल या 7 साल तक ईडी ने फाइल पे लिखा है, वो सब आ गया रिकॉर्ड पे कि साहब ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। अचानक एक दिन 2022 या 21 के, मेरे को याद नहीं आ रही तारीख, वो उनको कहा जाता है, बड़ा स्पष्ट ऊपर से आदेश आता है, तो लिखते हैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाओ, तो उनकी ईसीआर तब फाइल हुई है। लेकिन ये जो केस चल रहा है इसमें एक प्रावधान है कि बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड टू इनिशिएट, उन्होंने वही केस चलता रहा जो स्वामी साहब ने शुरू किया था, इन्होंने अपने केस पे नहीं किया कुछ। तो जज ने कॉग्निजेंस इसलिए नहीं ली कि जो प्रावधान है वो कहता है ऑफिसर ऑथराइज्ड टू, जो है पुलिस ऑफिसर लिखा है उसमें, ऑफिसर ऑथराइज्ड टू प्रोसिक्यूट, वो है ही नहीं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो ऐसे ऑफिसर है नहीं और ईडी ने कुछ किया ही नहीं। जी जी जी। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक और बात बहुत जो जो डॉक्टर सिंघवी ने बोली उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा उनकी याददाश्त के लिए, कि इस केस के अंदर कोई भी इस केस के अंदर किसी भी ऑफिशियल ने, ईडी के ऑफिशियल ने उस टाइम पर कोई ईसीआईआर नहीं करी थी, कोई कोई कंप्लेंट नहीं और है। कोई एफआईआर भी नहीं थी, और एक प्राइवेट कंप्लेंट को बेसिस बनाकर ये ईडी की प्रोसीडिंग शुरू करी गई। और जब ये मामला कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ, डॉक्टर सिंघवी ने आर्ग्यू किया, कोर्ट ने बोला इस पे तो कॉग्निजेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफेक्टिव नॉन एग्जिस्टेंट कंप्लेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट प्रोसीडिंग है। तो डॉक्टर सिंघवी, इस केस के अंदर हमने देखा, जैसे कि हम मिसयूज के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे से हमारे को टाइमलाइंस बताई, हमारे व्यूअर्स को कितना पुराना उन्होंने क्या कब किया, और 2022 के अंदर उन्होंने इस तरीके की ईसीआईआर करी। अब एक और जानकारी जो एक पब्लिक डोमेन में निकल के आ रही है वो ये है कि आपने जब ये बहस करी और जब ये ऑर्डर रिजर्व हो गया, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने शायद कोई इसके अंदर एक और एफआईआर करी है, तो आप प्लीज उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए कि उसकी जुलाई में पेश हुआ था इसमें, और हमको बहस के बाद आभास हुआ, हम कुछ कह नहीं सकते निर्णय के बारे में, आभास हुआ, ये फीलिंग हुई सब सुनने वालों को भी कि साहब ये तो शायद हारने वाला केस है ईडी के लिए, ये आभास होता है केस है। जी जी। तो ईडी ने 2 महीने बाद ये सोच के शायद निर्णय आ जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, तो कम से कम हमारे पास कोई ना कोई एफआईआर एससीआर तो होनी चाहिए, अभी तो है ही नहीं कोई हमारे पास, क्योंकि मैंने यही बहस की जो मैंने अभी आपके साथ वार्तालाप किया है। तो उन्होंने अचानक शायद सितंबर में एक नया और लगा दिया, और यही हुआ कि जब ये खत्म हो गया तो अब उन्होंने इसकी भी अपील की है और उसको भी चला रहे हैं कि हमारा एक अलग से है, और उसमें उन्होंने, वो है कुछ नहीं, वो यही चीज है वापस दोहराई भी एग्जैक्टली। उसमें 1-2 लोगों को, कोई कलकत्ता के किसी आदमी को और एक और जगह आदमी का नाम ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा उसको भिन्न दिखाने के लिए, और लिख दिया कि साहब वो एक अलग चीज है, ये अलग है। जी जी जी। तो डॉक्टर सिंघवी, आप ये हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जब इस मामलों में इस तरीके से प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का केस फेल हो जाता है, जैसे कि आपने करके दिखाया कि कॉग्निजेंस स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है ट्रायल की, सबसे न्यूनतम स्टेज होती जो है, सबसे कॉग्निजेंस से नीचे कुछ स्टेज नहीं हो सकती। जी, जो आपने फर्स्ट स्टेज पे कोर्ट को कन्विंस किया अपनी बहस के साथ कि ये तो केस में समन होने, कॉग्निजेंस होने लायक भी नहीं, संज्ञान नहीं लेना है, संज्ञान नहीं लेना है। तो आप ये बताइए कि ऐसे केसेस के अंदर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की अकाउंटेबिलिटी क्या फिक्स हो? हमने देखा कि एक 2G केस हुआ 2011 के अंदर। देखिए, मेरे को तो थोड़ा दया आती है, और मैं समझता हूँ कि आपको समर्थन करना चाहिए ईडी का, क्योंकि ईडी ने तो सही मत लिया था। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये हो गई कि हर एजेंसी का एक राजनीतिक नियंत्रण है, राजनीतिक मास्टर है। आप देख रहे हैं कि 14 से 21-22 तक तो ईडी सही ले रही थी, तो ईडी की गलती तो नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रोफेशनल देखेंगे तो आप सही चीज लिखेंगे। लेकिन ऊपर से मैं अगर डंडा लगाऊंगा आपके ऊपर कि मैं भाई तुम्हारा प्रमोशन रोक दूंगा, तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, तुम लिखते क्यों नहीं हो जी। अब वैसे हमारे स्टील नर्व्स वाले लोग बचे नहीं हैं जो कहते हैं आप लिख के दे दीजिए, मैं लिख दूंगा, इतना बोलना था उसको। मौखिक आदेश, ये तो बड़ा क्लियर है, 3 बार लिखा हुआ है कि कोई केस नहीं बनता ईसीआईआर का, लिखा हुआ है, ओपिनियन मत लिया गया, चौथे मत पे लिखा गया ये एक। दूसरा, ये जो है ना, उसको आप लोग मतलब राजनीतिक रूप से मजाक करते हैं कि सब सबसे बड़े एलाइज गठबंधन के ये 3 हैं, आईटी, सीबीआई और ईडी। गठबंधन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गठबंधन एनडीए नहीं है, ये वाला गठबंधन है जी।
अब ये है कि ये एक टूल बन गया है, राजनीतिक टूल बन गया है। देखिए आप जब आप पूछेंगे इनसे तो कहेंगे कि हमारे सैकड़ों केस हैं और 2000 केस इतने हैं जिसमें कि 50 केस है सिर्फ राजनीति के ऊपर। वो ये नहीं बताते आपको कि 50 में से 49 केसेस ऐसे होंगे जो राजनीतिक दल विपक्ष वाला होगा। जी, वो आंकड़ा देते हैं आपको सब केस, बिजनेसमैन की केस की बात नहीं हो रही हमारी। जी, वहां भी द्वेष होता है, अलग तरह का द्वेष होता है, जी, आपने रकम नहीं दी, जी, आपने नहीं दिया। लेकिन जो राजनीतिक केस है अगर 100, तो उसमें अगर 98 या 95 से ज्यादा ऐसे लोगों के नहीं है जो विरोध करते हैं सरकार का, तो आप चेक कर लीजिए। जी, वो आंकड़ा नहीं देते। इसके अलावा देखिए 4 या 5% इस पे कन्विक्शन रेट है। जी, जी, अगेन वहां गलत करते हैं, वो कहते हैं वो केसेस जो हमने कंप्लीट की ट्रायल उसमें ज्यादा है हमारा परसेंटेज, जी, जी, जी। लेकिन किसी केस में कंप्लीट होती नहीं ट्रायल। मैं एक एग्जांपल अपने दर्शकों को भी देना चाहूंगा। ये वो बात होगी कि मान लीजिए आपने 100 बंदे रेस के लिए तैयार करे, लेकिन आपने बोला कि नहीं जी हमने दौड़ाए तो सिर्फ बस सिर्फ तो सिर्फ हमने 5, प्रोसिक्यूट ही नहीं किया। हमने हमने 5 चलाए तो हम अपनी जो परसेंटेज है वहां से काउंट करेंगे। आपने 5 काउंट किए जो बहुत तेज दौड़ा सकते हैं, जी, उनमें 4 रेस जीत गए, जी, लेकिन जी। 95 रेस तो आप हार गए, वो बताते नहीं है वो आपको। अब बताते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमने दौड़ में भेजे ही नहीं लेकिन बंदे। ये देखिए बात ये है कि अब ये साइकिल बुरा है, मैं समझता हूँ हमारा तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन देश के लिए, हमारे संस्थाओं के लिए गलत है। जी, आज आप कर रहे हो, आप चिरायु कभी नहीं हो सकते। जी, आपके बाद मैं भी यही करूंगा। जी, जो आज सही बोल रहा है वो भी गलत काम करेगा कल, जी, क्योंकि आपने एक साइकिल बना दिया है। उससे नष्ट क्या होगा? नष्ट होगा गणतंत्र। जी, अब सही। आज के ज़माने में ये हो गया है कि अफसर चाहेगा कि मेरी बढ़ोतरी इन 3 चीज़ों पे कायम है। मैं थोड़ी ऐसी बात बोलूँ, मैं थोड़ी ऐसी प्रशंसा करूँ, थोड़ी चापलूसी करूँ, और जब बोले मेरे को तो मैं एफआईआर दर्ज कर दूँ। क्यों अपना मोल लेना है ये टेंशन, ब्लड प्रेशर? परिवार हमारा ठीक है, हमको बढ़ोतरी चाहिए, हमको कहीं ना कहीं ठीक पद मिल जाएगा। ये कल्चर गलत है। ये इतनी लंबी लंबी लेक्चर मिलते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ICS, IAS, जी, ये सब कहाँ स्टील फ्रेम रहा? जी। आज तो ये बैम्बू का फ्रेम भी नहीं रहा। आपने डॉक्टर सिंह जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। आपने बताया कि जो ये गठबंधन है ईडी सीबीआई, तो उसी के संदर्भ में एक और मेरे को चीज स्ट्राइक हुई जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जिसका नाम आईपैक है, उस पे रेड हुई और वहाँ पर जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो भी वहाँ पर स्पॉट पर गई और ये मामला भी कोर्ट में आया। तो पहली चीज, अगेन हमारे बहुत सारे दर्शक लीगल है, यहाँ पे ईडी बोलती है कि उनके फंडामेंटल, बिकॉज आर्टिकल 32 के अंदर उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी। तो आप इसके संदर्भ में व्यूअर्स को बताइए देखिए लीगैलिटी। और ये सब जुडिस मामला है, इस पर भी मैं पेश हो रहा हूँ, तो मैं थोड़ा संयम से बोलूँगा। मैं ऐसे नहीं इस पर कोई मत देना चाहता, चल रहा है केस में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि क्या हुआ, क्यों कोई वहाँ गया, वो एक अलग मुद्दा है, वो चल रहा है केस। लेकिन जहाँ तक ईडी का सवाल है, सिर्फ 2 चीज़ें बड़ी विचित्र लगती हैं। 2 चीज़ें। एक तो कि ये केस ईडी ने स्वयं कहा है, अनूप माझी केस इसका मुख्य स्रोत है। अनूप माझी केस ही है ये, जी, वही केस है। जी, तो अनूप माझी केस कम से कम 8 वर्षों से चल रहा है। तो पहला प्रश्न उठता है आम आदमी के संदर्भ में कि चुनाव के 3 महीने पहले 8 वर्ष पुराना केस क्यों जाऊंगा मैं कपिल बंदान के घर, जी, जो मैं जानता हूं कि एक स्टैटिस्टिशियन है, एक नियंत्रण करने वाला आदमी है, एक कोऑर्डिनेट करने वाला आदमी। इससे सब तो ये तो सब लोग जानते हैं जी, कि वो चुनाव लड़वाता है, चुनाव को एनालाइज करवाता है, आंकड़े देखता है। 8 साल बाद क्यों, और 3 महीने पहले क्यों? ये एक मुद्दा है। दूसरा, आप ये कर सकते थे कि आपने 8 साल में नोटिस एक बार भी दिया इस जैन को, इसका नाम प्रदीप जैन है शायद, जी, एक नोटिस भी नहीं दिया। जी, जी, तो ये अर्जेंसी अरेस्ट करने की इतनी जल्दी कहां से आ गई? जी, जी, सिंगल नोटिस नहीं, इंटेरोगेशन है। तीसरा, एक इंटेरोगेशन नहीं है, वक्तव्य नहीं है। ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये प्रश्न उठता है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये मामले सब जुडिस हैं। लेकिन जो आप क्या होता है कई बार कि आपका आज रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है जी, एजेंसीज की दुरुपयोग करके, कभी कभी जब एजेंसी सही भी कुछ करेगी तो भी लोग सोचेंगे इस पे कोई ना कोई और मत होना चाहिए, कोई द्वेष की भावना होनी चाहिए। जी, जी, तो ये तारीखें मैच नहीं करती हैं। और चौथा, उसमें गोवा का शब्द नाम लिया गया बार बार जी, कि ये लोग फंड करते थे गोवा।
तो गोवा का चुनाव का भी एफआईआर 2022 से चल रही है, ये 26 है आज। जी जी एक जगह 8 साल, एक जगह 4 साल। जी और सबसे जरूरी है कि भाई जब चुनाव हो रहा है, जब हम सब जानते हैं कि जो पूरा रुपया एक चीज है लेकिन डेटा दूसरी चीज है। जी पूरे चुनाव का देखिए, इसमें चुनाव में क्या होता है कि मैं कपिल मदान को वहां से खड़ा करूंगा या वहां से खड़ा करूंगा, जी मैं कपिल मदान को करूंगा या मिस्टर XYZ को करूंगा, जी मेरी सूची में 3 कौन से नाम हैं। जी ये तो पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस में होती है, बल्कि जो गठबंधन वाले एलायंस होते हैं उनको भी नहीं बताई जाती है। जी तो कुछ ना कुछ इसमें सिस्टम करना पड़ेगा। अगर आप ये प्रावधान हर केस में करना शुरू कर जाएं कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल एडवाइजर ये है और उसके जो डेटा को लेने का तरीका ये भी है कि उसके पैसे के नाम से आप करना शुरू कर दें, प्रॉब्लम तो है गणतंत्र को। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रही? जी जी जी। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर सिंह जी, अभी हमने देखा एक बेल का जो डिसीजन आया उमर खालिद के केस में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और ये काफ़ी राउंड्स के बाद गया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया, फिर वापस ट्रायल कोर्ट आया और ये फिर से फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आया। और यूएपीए के संदर्भ में जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो हमारा एक बेल जूरिस्प्रूडेंस है जो बोलती है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, वो यूएपीए में डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। तो और हमने ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखे हैं, प्रेसिडेंट्स देखे हैं, जहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 21 के संदर्भ में जब इसको टेस्ट किया जाएगा और अगर ट्रायल का पीरियड बहुत लंबा हो रहा है तो बेल मिलनी चाहिए। उमर खालिद के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ टाइम लंबा हो गया है, लेकिन वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ 21। तो डॉक्टर सिंह जी, हम आप अपने व्यूअर्स के लिए ये आपसे जानना चाहते हैं कि मैं ये अपना मत देता हूँ आपको कि मेरा मत मत ही है मेरा और कुछ मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपना मत दे रहा हूँ आपको। जी पहली बात तो मैं इसमें पेश हो रहा था गुलफिशा के लिए जी और हम जीत गए, जी तो उसका मेरे को हर्ष है। जी एक लड़की है, छोटी लड़की है, जी उसको मिला रियायत, जी तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा सफलता रही उसमें। जी और मैं खुद पहला मैटर वही था, मैं ही उसमें लीड कर रहा था। जी अब जो 2 हैं, ये जो खरजील और उमर खालिद वाले केसेस, जी उसमें मेरा मत अब निर्णय आ गया तो उसी रूप से मैं सकारात्मक रूप से निंदा उसका अवलोकन करूंगा। जी मेरा इसमें मानना है कि 5 साल किसी भी प्रावधान में, मृत्युदंड वाले में भी, मृत्युदंड तो नहीं, आजीवन कारावास वाले में भी जी 5 साल अगर कन्विक्ट नहीं हुए हो आप, जी देखिए पोस्ट कन्विक्शन रिलीज जो होती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है, 319 होता है इत्यादि, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप अगर किसी आरोप में जिसपे कि 302 भी हो डायरेक्ट, जी या और भी घिनौने हो, फरोख्ती वाले वगैरह जो भी हो, 5 साल तक अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए हो तो बेल का तो पहली बात स्ट्रेट केस बनता है। जी ए बी यूएपीए में नहीं बनता है, मान लीजिए, क्योंकि जब बनाया था हमने तो बड़ा सख्त है। अब 5 जजमेंट हमने रीड कर दिए, मैंने खुद ने, वो नजीब और ये कितने 5 निर्णय हैं उच्चतम न्यायालय के, जी कि अतिशयोक्ति जब होती है विलंब की, तो यूएपीए कानून का जो विशेष प्रावधान है वो लागू नहीं होगा विलंब के लिए। जी ये तो कानून हो गया बड़ा स्पष्ट, और सभी चारों केसेस यूएपीए के हैं, जी और एक शायद टाडा का है, वही चीज है। जी तीसरा, अगर ये कानून है तो आपको कोई ऐसा विशेष चीज बतानी पड़ेगी जिसमें कि आपने रंगों हाथ पकड़ा है। रंगों हाथ का मतलब होता है कि मैं बॉम्ब प्लांट कर रहा हूं सोफे के नीचे, जी या मेरे घर से ये बॉम्ब रिकवर हुए हैं। जी इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मान लिया प्रोसिक्यूशन ने कि वो जेल में था जब ये हुआ, जी तो जेल में आप कितनी प्लानिंग कर सकते हैं? कि मान लीजिए कि आप मुख्य प्लानर हैं, तो भी आप कुछ कर तो सकते नहीं ना। जी आप अगर मुख्य प्लानर के आधार पर, यानी कागजी प्लानर हो आप, क्योंकि जेल में तो कागजी प्लानिंग हो सकती है, और तो क्या कर सकते हैं, जी और आपके से कुछ रिकवर नहीं, आपको पकड़े, रंगे हाथ नहीं पकड़े जा सकते, तो भी 5 साल में तो होना ही चाहिए रिहाई आपको। जी देखिए, रिहाई का मतलब नहीं है कि आप निर्दोष हो, रिहाई का मतलब है कि आप 3 साल बाद कन्विक्ट होकर वापस चले जाओगे जेल। जी तो जो बाकी दोनों के लिए किया गया, उनमें से एक तो जेल में था जब ये वारदात हुई तब, जी शायद खालिद था, याद नहीं आ रहा है, शार्जिल था, इनमें से दोनों में से एक तो जेल में था। जी जी और 5वां पक्ष ये है कि हमारे निर्णयों में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं।
जी आप 50 निर्णय पढ़ेंगे तो वहां आपको लेक्चर मिलेगा जी कि होना चाहिए, ये कानून है। जी और वही 20-30 ऐसे निर्णय आएंगे जो उनको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। जी तो कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच इन बेल मैटर्स, दो तरह के बेल मैटर होते हैं। एक होता है आम कानून का, जिसको आजकल बीएनएसएस कहते हैं, और एक होता है विशेष कानून का, यूएपीए वगैरह वगैरह, पीएमएलए भी उसमें आता है। जी इन दोनों में जो निर्णय है, अब मैंने सब केसेस की, आप जानते हैं, केजरीवाल, सिसोदिया, क्या नाम है अपना, संजय सिंह, ऐसे बहुत सारे 3-4 और भी किए केसेस पहले। तो उन सब केसेस में पीएमएलए में हमने लिए बेल। जी लेकिन आप अगर गवाही साहब का निर्णय पढ़े विलंब पे, सिसोदिया केस में, वो भी विशेष एक्ट है। यूएपीए और उसका प्रावधान इतना फर्क नहीं है, बेल का प्रावधान सिमिलर है, विशेष एक्ट, अपवाद माना गया है उसको। तो गवाही साहब का वो जजमेंट को आप कैसे रिकंसाइल करेंगे इस जजमेंट से? तो कंसिस्टेंसी नहीं है। नजीब वाले यूएपीए निर्णय को कैसे रिकंसाइल करेंगे इसके साथ? देखिए, बेल तो आखिर तो तथ्यों पे होती है, फैक्चुअल होती है, तो आप हर चीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जी उसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा सीरियस है, बड़ा सीरियस का मतलब क्या, भाई तथ्य क्या है सीरियसनेस के। तो ये दुर्भाग्य है, और मैं समझता हूँ कि इन मामलों में 5 साल का एक कसौटी ऐसी है जिसमें आपको कोई बहुत ही ऐसी घिनौनी चीज हो, उसको छोड़कर 5 साल की कसौटी में आपको रिहा करना चाहिए। जी डॉक्टर सिंह भी एक और सवाल बनता है कि ये जो दिल्ली राइट्स केसेस हैं, इनकी काफ़ी सारी डिफरेंट एफआईआर्स हैं जो अलग अलग कोर्ट्स में चल रही है, मोस्टली करकटडुमा में चल रही है, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस के अंदर ऑलरेडी एक्विटल हो चुका है। तो जहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी का केस हो और वो कॉन्स्पिरेसी का एक्ट हो, तो क्या पहला सवाल ये नहीं बनता कि आपको ये सारे केसेस एक साथ चलाने चाहिए, जॉइंट ट्रायल करनी चाहिए, ताकि सारे जो गवाह फैक्ट्स हों वो सारे वकील एक ही जज साहब को बताएं? इस पे आपका क्या? ये सब सिद्धांत जो है आजकल सब भुला दिए गए हैं। ये सब बेसिक सिद्धांत होते थे। आजकल एक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे मंत्र बोल के सब चीजें जो है, किसी समय लग रहा है, विलंब हो रहा है, अलग अलग लोगों को हम एक साथ नहीं सुन सकते, अब ये चीजें जो है उसके कई आगे पहुंच गए हैं हम। इसकी जो बात आप कर रहे हैं, आप तो कानून की बात कर रहे हैं, ये कानून के सिद्धांतों को आजकल हम पूरा वजन देते ही नहीं है, गलत बात है। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात करी, आपने एनएसए का जिक्र करा, और मेरा नेक्स्ट सेगमेंट भी वही था, और मैं सीधा आपको अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे ले आता हूँ, जिसपे हम लोग बात करेंगे सोनम वांगचुक के केस के बारे में। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट हैं, जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, लद्दाख के काफ़ी सारे सोशल इश्यूज में वो काम भी करते हैं, अपनी बात भी बोलते हैं, और बहुत एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी हैं। तो उनके ऊपर भी एनएसए लगाकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट बोलना चाहूँगा, अगेन सब जुडिस है ये मामला जी लेकिन इसके बिंदु ही बताते हैं आपको। जी देखिए, पहला बिंदु इसका ये है कि इन मामलों में हमको वोल्टेयर के शब्द को याद करना चाहिए। जी सबसे महत्वपूर्ण वाक्य वही है कि आई डिसएग्री विद यू 100%, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू डिसएग्री विद मी 100%। ये मतलब होता है, देखिए, अगर आपको कुछ चीज पसंद नहीं है, जी वो आवश्यक नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक उल्लंघन है। जी, नंबर 2 बिंदु यही व्यक्ति है जिसके आदर्शवाद के कामों के आधार पे वो बड़ी सुप्रसिद्ध मूवी बनी थी, 3 इडियट्स। जी और उसमें सच बोलने की प्रक्रिया, स्पष्टवादिता की प्रक्रिया, अपने जो स्थापित आइकॉन्स हैं उनको प्रश्न चिन्ह पूछने की प्रक्रिया, जिस रोल को इतना जबरदस्त तरीके से बोमन ईरानी ने अदा किया था इत्यादि, ये आखिर इस व्यक्ति की जीवन पर आधारित था। जी तीसरा, इन्होंने शुरुआत से कई वो किए हैं अभियान जिनसे मैं सहमत नहीं हूं, मैं खुद निजी रूप से भी नहीं हूं। जी लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या मैं उनको एनएसए में डाल सकता हूं? जी जी उनका एक है कि भाई जम्मू कश्मीर में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बल्कि मैं तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं खड़ा होता हूं, जिनके तौर तरीके, कहने के लहजे को या कंटेंट से मैं सहमत नहीं हूं। जी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऑफेंस तब बनता है जब आप सिर्फ असहमति में नहीं बनता ऑफेंस, जी आप उस सीमा को पार कर देते हैं जो सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की हद है। अब मुझे कम से कम ढूंढने पे भी ऐसा कोई वाक्य नहीं लगा। 2 चीजें होती है, वाक्य जो आपको उकसाकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बना दे, या विदेश के देशों को अपने देश में ले आए,
एक शत्रु के रूप में जी और या कोई कॉन्क्रीट एक्ट जो आपके हाथ से पकड़ा जाए, ऐसा होता था। तीनों में से क्या किया वांगचुक ने? जी उसके बावजूद बिना सुनवाई के आज 4 महीने तो सड़ गया वो जेल में। जी 4 महीने तो निकल गए। जी उनको बेल मिलेगी अंततोगत्वा कहीं ना कहीं मिलेगी शायद, जी लेकिन 4-5 महीने तो जो उनको एक संदेश भेजना था, जी जो दंड देना था, वो आपने बहुत हद तक दे दिया है। इसका एक और कारण, इसका एक और उद्देश्य होता है इन सब प्रक्रियाओं का जी कि हम जानते हैं कि कपिल बलान अंततोगत्वा तो निकल जाएगा, जी लेकिन तब तक तो सताओ और एक मैसेज देंगे और एक संदेश दो, कपिल बलान को नहीं, उसके दोस्तों को दो जी और उसके दोस्तों के दोस्तों को दो। जी। तो ये एक सब चल रहा है। तो डॉक्टर सिंह जी, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो ईसीआई के ऊपर सवाल और निशान जो लगते हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनी जा रही है, चैलेंज्ड है, आप उसके बारे में कि वो किस हद तक फेयर है, उसके अंदर क्या लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है और ये मामला सुनना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि मैं इसमें एक मुख्य धारा में पेश हो चुका हूँ जी ये भी केस चल रहा है, इसलिए मैं इसमें अपनी नियंत्रित अनुशासन सीमा में ही बोलूँगा, जी क्योंकि सब जुरिस है टेक्निकली, यद्यपि हमारा बहस तो खत्म हो गई बहुत पहले। जी देखिए, पहली बात कानून की नहीं है, एसआईआर वाले केस की नहीं है, उच्चतम न्यायालय की नहीं है। जी पहली बात है कि ये प्रश्न आपको पूछना है, 75 साल में कांग्रेस भी थी, नॉन कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, बीजेपी की विभिन्न सरकारें थी और नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकारें भी थी जी और कई हमने भी गलत नियुक्तियां की, मैं कह सकता हूँ। जी हमने कोई सब चीज अच्छी नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद 75 साल में मुझे एक उदाहरण बताइए जिसमें अविश्वास या विश्वास का डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट जी उस डिग्री का आधा भी रहा हो जो आज है चुनाव आयोग के साथ। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस चुनाव आयोग जो आज है और इसके तुरंत पहले वाले में भी, जो कि उसमें बहुत सारे आरोप थे, जी जी आरोप कम नहीं थे, उसमें भी 20-25% का ट्रस्ट डेफिसिट का फर्क होगा। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा? ये प्रश्न आपको अपने आप पूछना चाहिए चुनाव आयोग की हैसियत से। दूसरा बिंदु, ये आपका काम है कि उस विश्वास को जगाइए वापस। ये कहना कि गलती तो तेरी है भाई कपिल बलराम, तुम जाओ भागो, मेरे को क्या मतलब है? जी आपका विश्वास मेरे में नहीं तो क्या करूं मैं, भाग जाओ। जी नहीं, मैं संवैधानिक संस्था अगर हूं तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं विश्वास की जगह हूं। नंबर 3, बहुत हद तक वो विश्वास इसलिए नहीं जगा है क्योंकि आप एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से खड़े होते हैं हमेशा। जी जब कोई मुद्दा रेस करते हैं तो आप एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी का रोल, आप अपने आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रकार से, जिस लहजे से, जिस ईडियम से, जिस तौर तरीके से जवाब आते हैं, उसका बड़ा स्पष्ट ये एक मत है कि भाई तुम कुछ नहीं जानते हो, बकवास कर रहे हो, मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, चुप हो जाओ। चौथा, ये तो हुआ जनरल, और इसी से बहुत हद तक विश्वास का अगर डेफिसिट जो है हटा लिया जाए तो बहुत हद तक थिंग्स ज़्यादा सुधार हो जाएंगी। जी अब जहाँ तक एसआईआर वाली प्रक्रिया है, इसमें तो हमें जो दलीलें की आप जानते ही हैं। जी हमारी दलील बड़ी सरल है कि पहले तो आपने जो हमने 3 ऑर्डर्स दिए, मैंने खुद ने बहस करके, उन 3 ऑर्डर्स के पहले 11 चीजें मांग ली आपने जी और आधार का नाम ही नहीं लिया। जी अरे भाई, इस देश में बाथरूम जाने के लिए आधार चाहिए, जी छींकने के लिए आधार चाहिए, जी 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 और इतनी बड़ी मापदंड को पूरा करने के लिए आपने बार बार और उन 3 आदेशों के बाद भी नहीं किया। जब तीसरे बार आदेश हुआ तब जाके कार्यान्वित किया उन्होंने। जी दूसरा पहलू है कि आप जो बिहार में कर रहे थे, जी आप एसआईआर तो आपने इतने दशकों से नहीं कि 2003 में लास्ट हुआ था, जी तो 3 के बाद अगर करना था तो आपने बिहार के चुनाव के बाद क्यों नहीं किया? जी जी आप 1 साल तक करो अच्छे से, जी 3 महीने में तो एसआईआर कर सकते हैं आप, करोड़ों लोग इन्वॉल्व हैं। जी अगर आपने बिहार के बीच में 2003 और 25 के बीच में जी 5 चुनाव तो कर लिए होंगे, 5-7 चुनाव, कितने में कोई याद नहीं, असेंबली और पार्लियामेंट मिला के 10 चुनाव कर लिए होंगे जी जी बिहार में। जी तो अगर 9 चुनाव गलत थे आपके अनुसार, तो 10वां भी गलत होने देते और बिहार के चुनाव के बाद करते आप। इसका कोई जवाब नहीं है। जो चुनाव हो रहे हैं 2027 के एंड में, उसका एसआईआर तुरंत 2 महीने में कंप्लीट करना है। जी क्यों?
समय में बहुत फर्क पड़ता है। आपका नाम गलत है तो आपको समय मिलता है, आप उसको चैलेंज करो, चुनौती दो, अपील में जाओ, कोर्ट में जाओ। 2-3 महीने में कहाँ कौन कर सकता है। और बिहार के केस में तो जब सबसे तीव्र, या तो सोइंग सीजन के लिए वो बाहर घूम रहे हैं पंजाब में वहाँ के लोग, और या वहाँ पर फ्लड हो रहा है। मैंने कहा जब मैं पहली बार पेश हुआ, मैंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कहा, मैंने कहा इसमें जो पहली प्रावधान है बड़ा रोचक है कि 3 कैटेगरी बना रहे हैं हम। एक में आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरी कैटेगरी जो ईयर वाइज बनाई गई है उसमें आपका और या आपके माँ या बाप का जी, और तीसरे में तीनों का। तो मैंने कहा बड़ा स्पष्ट, मैंने कहा मतलब आई बिलीव एंड आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक आई एम राइट दैट मेनी ऑफ अस इन दिस रूम इंक्लूडिंग योरसेल्व्स कैनॉट फाइंड ए बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ओन लिवर साइड योर फादर्स एंड मदर्स। जी जी। और आप बिहार के एक माइग्रेंट लेबर से पूछ रहे हो ये? जी जी। तो ये चीजें चुनाव आयोग का मेरे से झगड़ा थोड़ी, प्रतिद्वंद थोड़ी चल रहा है कि मैं दिखाता हूँ तेरे को मैं करेक्ट हूँ, तू दिखाता है तू करेक्ट है। जी। ये तो एक समन्वय के साथ एक तरीके से होना चाहिए, संवैधानिक संस्था हुआ। और आखिरी सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न है कि भाई ये तो 3 तो हुए प्रैक्टिकल चीज, ये 3 प्रैक्टिकल चीजें ही अगर आप ध्यान देते तो भी बहुत अच्छा माहौल बन गया होता जी। आपने इसको एक कन्फ्रंटेशन का माहौल बनाया। चौथा कानूनी है, वो तो खैर निर्णय करेंगे वो, क्योंकि लाल बाबू हुसैन से लेके कई निर्णय और हैं कब से कानूनी वाले कि नागरिकता के लिए ये एक समरी प्रोसीजर पर्याप्त नहीं है जी। नागरिकता के लिए बड़ा उस पर लिखा है स्पष्ट कि जब एक स्पेसिफिक सिंघवी एक स्पेसिफिक मदान के बारे में कहेगा लिखित रूप से कि मैं जानता हूं कि ये नागरिक नहीं है क्योंकि कल आया था या इसके माँ बाप वहां रहते हैं इत्यादि इत्यादि, उसके बाद मदान को एक अवसर मिलेगा कि उसका जवाब दे। उसके बाद जो ट्राइब्यूनल है और नहीं तो केंद्र सरकार वो निर्णित करेगी कि वो नागरिक है कि नहीं, उसके बाद उसको अपील का हक मिलेगा। ये इंडिविजुएटेड एक्सरसाइज है जी। इस केस में एसआईआर में लाल बाबू हुसैन के निर्णय को भूलकर ईसी ने उसको एक सामूहिक एक्सरसाइज बनाया और उसका शुरुआत की एक बड़े रोचक चीज से, एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ से। पहला प्रकाशन था कि हम आप 4 करोड़ को मान रहे हैं कि आप एक त्रिशंकु की लिस्ट में हैं, कि हम ये नहीं मानते हैं कि इस 4 करोड़ की जो लिस्ट है उसमें आप नागरिक हैं। आप बताइए कि आप नागरिक हैं तो हम मान लेंगे जी। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और वहां कह रहा है लाल बाबू हुसैन की इंडिविजुएटेड वही करेगा कंप्लेंट मदान के बारे में, मदान उसकी अपील करेगा। और यहाँ प्राथमिक लिस्ट में सभी लोग प्रिजम्पटिवली, जिसको कानून में कहा जाता है, नागरिक नहीं है। आप दिखाओगे तो आप बन जाएंगे। ये किस प्रकार का विवादन है जी। मैं अपने एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ डॉक्टर सिघवी, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फ्रीबीज का। प्रधानमंत्री साहब ने भी एक फ्रीबी कल्चर को एक रेवड़ी कल्चर का नाम दिया था, और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई कि ये इस पे रिस्ट्रेंट होना चाहिए, दिस मे इम्पैक्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो डॉक्टर सिंह ने इसमें लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के क्या ऐसे पहलू है? लीगैलिटी से पहले तो मुझे याद आता है वो उल्टा को चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत जी। आप ये बताइए कि बिहार के चुनाव के 1 हफ्ते पहले इतने करोड़ रुपए, मेरे को पता नहीं कितने करोड़ है, हमेशा फिगर बदलता रहता है, लेकिन 10,000 करोड़ और 10,000 रुपए मिलते हैं कि महिला को, क्या मिलता है जी। वो रेवड़ी है या फ्रीबी है या कौन सी भाषा में क्या है जी जी। तो आप कह रहे हैं, आपने, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, आपने कहा प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो बड़ा स्पष्ट है, तो आडंबर की चरम सीमा है। नंबर 2, आप गिन लीजिए महाराष्ट्र से लेके हरियाणा, हरियाणा से लेके बिहार, और 2-4 नाम जोड़ लीजिए, सबसे ज्यादा फ्रीबीज दी गई हैं अगर किसी भी चुनाव में, तो केंद्र सरकार ने अलग अलग तौर तरीकों से, और जहां प्रदेश सरकार उसी रंग की है तो बहुत जबरदस्त तरीके से जी। इससे ज्यादा व्यापक रूप से किसी, न तो किसी प्रदेश सरकार की क्षमता है और न दी गई है। नंबर 3, मैं खुद मानता हूं निजी रूप से कि ये इस प्रकार की घोषणाएं फ्रीबीज गलत है जी। कोई भी करे जी। लेकिन इसका नियंत्रण क्या है? आज एक मजाक उड़ गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। हम सब जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 6 से 8 हफ्ते पहले आता है जी। 8 हफ्ते मान लीजिए, उसके 1 दिन पहले मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ, 1 दिन पहले जी। तो मैंने सुझाव दिया, मैं बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाणित सुझाव में विश्वास करता हूँ, ये हवाबाजी में नहीं करता हूँ विश्वास जी। तो इसका तरीका क्या है जी? आज आप भाषण दे दीजिए, कबीर मैदान के प्रोग्राम में दे दीजिए कि रुकने वाला तो है नहीं ये,
कल जहाँ हमारी क्षमता होगी हम भी यही करेंगे, जी तो गलत तो फिर भी रहेगा ना। इसका एक तरीका ये है कि आपको एक कानून बनाना पड़ेगा सहमति से, जो बनेगा नहीं कभी भी, जी कभी नहीं बनने वाला है वो, क्योंकि किसी को सूट नहीं करता है, जी कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आने के कम से कम 4 महीने पहले तक जी कोई ऐसी वित्तीय स्कीम जिसमें वित्त का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो घोषणा नहीं हो सकती। इसका तो ये नहीं कि आप एक घोषणा नहीं कर सकते कि हम एक आवास बनाएंगे, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, जी या एक हाईवे बनेगा, जी या एक स्टेडियम बनेगा, जी लेकिन जहाँ वित्तीय वितरण, जी मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, जी परोक्ष रूप से या सीधे रूप से, जी वो 4 महीने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से प्रतिबंधित होगी। जी बड़ा सरल 2 वाक्य का कानून है, जिससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, जी 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 क्योंकि यहाँ वित्तीय वितरण हो रहा है। जी जी। और डॉक्टर सिंघवी, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो लीगल प्रोफेशन से हैं, लॉयर्स हैं प्रैक्टिसिंग। ये सवाल मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ। सब लोग आपको रोल मॉडल, इंक्लूडिंग मी, हम आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो ऐसी सारी ऑडियंस के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए 3 ऐसी चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी बनने के लिए, वो क्या है? यानी मेरे को अपने बारे में कोई भी ऐसी कोई इल्यूजन्स नहीं है जो आप बोल रहे हैं। दूसरा, मेरे को उपदेश देने का शौक नहीं है। आज के युवा, मैं हमेशा मजाक करता हूँ कि जो हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं इस तरफ टेबल के, जिनको हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा एक प्रकार से सक्षम हैं। हमारे ज़माने में तो इतना हमको अवसर नहीं था कि इतनी जगह स्रोतों से इंफॉर्मेशन भी होती थी, इंटरनेट वगैरह। तो आज के युवा बहुत स्मार्ट है और उपदेश की उनको आवश्यकता नहीं है ना, ज़्यादा उपदेश पसंद है और देना चाहिए। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नंबर 1 और एक प्रकार से नंबर 2, 3 और 4 भी वही है जी लेकिन एक जो 2, 3, 4 भी शायद होगा, वो है हार्ड वर्क। देर आर सब्सटीट्यूट्स फॉर हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जी तो ये एक बेसिक, बोलो किसी प्रकार में, कानून की बात नहीं है, किसी भी चीज में। नंबर 2, उसमें जब तक आपको पूरी तरह से शौक नहीं है, तो आपको पहले कुछ समय, कुछ वर्ष भी नष्ट करने पड़ेंगे वो मार्ग चुनने के लिए जिसमें आपको शौक है। क्योंकि अगर आपको शौक नहीं होगा और वो आपने सही चयन नहीं किया है, तो आप पहला बार नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते। जी तो वो चयन भी सही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले ही कूद पड़े कि मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ और वो चयन कर लिया, या पहले ही कूद पड़े कि कानून लॉयर बनने वाला हूँ। आपको गलतियां होगी, मतलब समय बीतेगा, लेकिन जो आप अंततोगतवा चुनेंगे, वो चयन सही होना चाहिए। उसी से लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आपका एक रुचि रहेगी उसमें, जिससे कि हार्ड वर्क पॉसिबल होता है। और तीसरा, जहाँ तक कानून का सवाल है, मैं समझता हूँ कि साफ गोई से, अब मैं लिटिगेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे देखिए, कानून वर्ड कुछ नहीं होता है, अलग अलग तरह के कानून होते हैं, चेम्बर लॉयरिंग, कॉर्पोरेट लॉयरिंग, इन हाउस वगैरह। लेकिन लिटिगेशन में साफ गोई और स्पष्टता से थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके, इंच बाय इंच, एक रेपुटेशन बनती है। जी आप जो शॉर्टकट लेने की प्रक्रिया है, उससे जजेस आप पे संदेह डालते हैं, संदिग्ध आंख से देखते हैं। जी आजकल ये एक विश्वास जागना चाहिए कि भाई जो कुछ कह रहा है, हम इससे असहमत पूरी तरह से हो, लेकिन ये चीट करके, मिसलीड करके ऑर्डर नहीं लेगा। ये एक भावना से अगर यंगस्टर्स कहेंगे, तो धीरे धीरे वो रेपुटेशन अपना बन जाती है। लेकिन हार्ड वर्क बहुत हद तक, सिंसेरिटी हार्ड वर्क के बाद आता है, नंबर 2। और टैलेंट में नंबर 3 मानता हूँ। अगर टैलेंट कम है तो सिंसेरिटी उसको पूरा कर लेती है, सिंसेरिटी भी थोड़ी कम है तो हार्ड वर्क उसको पूरा कर देगा। इस ऑर्डर में 3 चीजें हैं, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड टैलेंट। सो थैंक यू डॉक्टर सिंघवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक पहला एपिसोड था और ये एक पहल थी आप लोगों के लिए। इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके मन में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और सवाल जागते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे लगता है कि हमारा ये उद्देश्य इस एपिसोड को करने का पूरा हो जाता है। और हम आपसे जल्दी एक नए एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।